नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, सामान्य अध्ययन में आज हम एक नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं साथियों, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। साथियों, ये एक ऐसा विषय है, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। साथियों, चाहे यूपीएससी से लेके कांस्टेबल तक हर एक एग्जाम में लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन के आसपास, 8, 9 एवरेज मान के चलो कि 10 क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर है तो एवरेज मान के चलो कि 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से ये आता ही आता है। तो इसलिए साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना आपके समझ इस विषय की एक व्यापक समझ प्रस्तुत की जाए और आपकी समझ को विकसित किया जाए और आपको तैयारी के लिए बेहतर बनाया जाए। तो इसलिए साथियों, हम सामान्य अध्ययन के क्रम में इस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था। साथियों, हमको एग्जाम में पढ़ना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये पढ़ना होता है हमको। भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की संविधान, ये पढ़ना होता है साथियों। तो इस क्रम में हम आज समझेंगे कि संविधान क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे साथियों कि संविधान क्या है और संविधान की एक मूलभूत अवधारणाएं आपके समझ रखने की कोशिश करेंगे। संविधान के क्या क्या कार्य हैं और संविधान के साथियों, संविधान के बाद हम राज्य व्यवस्था पे आएंगे। राज्य व्यवस्था क्या होता है। बहुत से लोगों को साथियों संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर ही नहीं पता होता है। बहुत से लोग हैं, हम चाहते हैं ना साथियों, सीधे चैप्टर से शुरू कर सकते हैं, सीधे प्रस्तावना या सीधे मौलिक अधिकार या हम कुछ भी उठा के सीधे चैप्टर से शुरू कर सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि यार एक क्लास ऐसा रखा जाए, पहला क्लास, जिसमें आपको संविधान के बारे में एक समझ हो कि अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है और ये अनुसूची क्या होता है, शेड्यूल अनुसूची क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आपकी एक समझ विकसित की जाए। आर्टिकल जो आप देखते हो, जो अनुच्छेद आप देखते हो, उस अनुच्छेद को कैसे पढ़ा जाए। बहुत से लोगों को पढ़ने नहीं आता, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ा जाए। और राज्य व्यवस्था क्या होती है, ये आपको समझाएंगे आज। संविधान क्या होती है और संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होती है, ये भी आपको हम समझाएंगे। इसलिए हमने इस विषय का या इस सब्जेक्ट का और इस पहले वीडियो का हमने नाम रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग इसको शुरू करने से पहले, संविधान पे जाने से पहले, हम एक शब्द समझ के चलते हैं यहाँ पे कि सरकार क्या होती है। क्योंकि संविधान की जब परिभाषा आप सुनोगे ना, तो उसमें बार बार सरकार का जिक्र आएगा। तो साथियों, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये सफर और हम इसको यहीं से शुरू करते हैं साथियों। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास। और आज साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग संविधान क्या है। इस पे जाने से पहले हम समझते हैं पहले सरकार क्या होती है, क्योंकि संविधान की परिभाषा में सरकार का भी जिक्र आता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, आप ये इंडेक्स देख रहे हो, संविधान क्या है पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर संविधान के क्या क्या कार्य हैं ये देख लेंगे, फिर राज्य व्यवस्था क्या है ये देख लेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, इस पे हम चलते हैं। इसको मिटा दें, इसको लिख लेना साथियों। और इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं कि सरकार क्या होती है, फिर उसके बाद हम आएंगे कि गवर्नमेंट, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संविधान है वो क्या कहती है, क्या होती है। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार पे आते हैं साथियों, सरकार क्या है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आप ये चीज देख के चलना कि सरकार, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अरे सरकार, गाना भी बनता है बहुत से पंजाबी गाना, ये सरकार सरकार पे गाना बनता है। सरकार है क्या, सरकार साथियों एक मूवी बनी थी अमिताभ बच्चन की, बहुत प्रसिद्ध मूवी थी। और सरकार, लेकिन सरकार है क्या, गवर्नमेंट है क्या, सरकार के अंतर्गत कौन कौन क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। ये समझ, आप लोग समझिए इसको। ये एग्जाम में सीधा नहीं आता साथियों, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सरकार है क्या, सरकार के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम साथियों देखते हैं सरकार का अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो साथियों मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से सरकार के जो साथियों 3 अंग होते हैं। सबसे पहले अंग होती है साथियों कार्यपालिका, नहीं कार्यपालिका सेकंड पे रखते हैं। सबसे पहले साथियों विधायिका, सबसे पहले विधायिका, नंबर सेकंड पे साथियों रखते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद जो सरकार का जो अंग होता है वो होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग हो गए साथियों, कार्यपालिका, विधायिका और
न्यायपालिका। तो आप कहोगे सर ये है क्या क्या, ये भी बताते चलो। तो यहीं पे आप समझते चलना कि विधायिका क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। संविधान पे आने से पहले सरकार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सरकार में सरकार का अंग देख रहे हैं। विधायिका क्या है साथियों? विधायिका मतलब जो विधि, विधि का क्या मतलब होता है? कानून। विधि का मतलब होता है कानून, विधायिका मतलब विधि का जो निर्माण करे, विधि का मतलब कानून को जो बनाए। तो विधायिका क्या होती है साथियों? जो कानून को बनाए। तो ये क्या होती है साथियों? जो कानून का क्या करे? निर्माण करे, उसको हम क्या कहते हैं? विधायिका। जो कानून का निर्माण करे उसको हम कहते हैं विधायिका। ठीक है, कानून का निर्माण तो हो गया, समझते चलना। ये सब टर्म आपको आगे बहुत बार आएगा पढ़ाई में। तो आपको पता ही नहीं जब होगा कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको कंफ्यूज हो गए बेमतलब का। तो जो विधायिका किसको कहते हैं साथियों? जो विधायिका मतलब जो विधि का क्या करे? निर्माण करे, जो कानून को बनाए। तो जो कानून को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधायिका। जैसे कौन बनाता है कानून? जैसे हमारी सरकार में, केंद्र सरकार में जो संसद होती है वो विधायिका का कानून बनाती है, और जो राज्य सरकार में जो सदन होती है, जैसे ये विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, ये क्या करती है? कानून को बनाती है। तो यहाँ पे ये समझना कि जो कानून को बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? विधायिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो कानून को निर्माण करे वो विधायिका, और जो कानून को लागू करे क्या करे? जो कानून को, अब कानून तो बनने से साथियों कानून बन गया, कानून बनने से तो देश चलेगा नहीं, कानून को लागू भी तो करना होगा ना। तो जो कानून को लागू करे उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। जो कानून को लागू करे, ये हो गई कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है साथियों? न्याय का काम करती है। जो न्याय, जो साथियों जो न्याय दे, जो न्याय दे। सिंपल सा एक एक लाइन में डिफिनेशन है साथियों। कार्यपाल विधायिका क्या होती है? जो कानून का क्या करे? जो कानून का क्या करे? निर्माण करे। जो कानून को लागू करे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और जो न्याय दे, मतलब कि जो न्याय दे, जो जो मतलब समाज में जो भी क्राइम हो रही है, जो भी मतलब कि कुछ भी हो रही है, तो उसका जो न्याय दे रहा है कि ये गलत है कि सही है, उसका जो निर्णय कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ये जो कानून है, कानून की भी जांच कौन करता है कि ये जो जो भी कानून बना है, जो भी विधि बना है, जो भी नियम विनियम बना है, वो क्या हमारे देश की जनता के लिए ठीक है, या वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इसका भी निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका। तो कानून का जो निर्माण करे उसको हम कहते हैं विधायिका, मतलब जो विधि का निर्माण करे। कार्यपालिका जो विधि के अनुसार कार्य करे, मतलब जो विधि को क्या करे? लागू करे, उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। और न्यायपालिका किसे कहते हैं? जो विधि को, यहाँ पे एक शब्द ये भी लिख लेना, जो विधि की क्या करे? जांच करे, मतलब कि ये कानून सही है कि नहीं है। जो विधि का क्या करे? जांच। जो विधि का जांच करे कि ये जो कानून बना है ये हमारे देश की जनता के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो तीन चीजें यहाँ पे हो गई। सरकार के अंग में कौन कौन होती है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है, ये आप समझ गए। अब हम इसके अंग की जगह अब देखते हैं कि सरकार का गठन किससे किससे मिलके होता है। ठीक है, ये समझ गए ना। सेकेंड पे चलते हैं साथियों। सरकार का हम देखते हैं गठन, कि सरकार किससे किससे मिलके बनी होती है। सरकार किससे किससे मिलके बनी होती है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखना कि सरकार का गठन किससे किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखते चलते हैं साथियों कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है, विधायिका में कौन कौन आता है और न्यायपालिका में कौन कौन आता है। अंग तो समझ गए, तीन अंग होते हैं, तीनों का कार्य भी समझ गए क्या क्या करते हैं, लेकिन इनका गठन किनसे मिलके होता है ये भी तो जरूरी है ना जानना। तो विधायिका में साथियों क्या होती है? विधायिका में दो स्तर पे बटी होती है साथियों। एक तो केंद्र सरकार, सरकार जो है विधायिका के स्तर पे दो पार्ट में बटी होती है, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र, केंद्र मतलब जो पूरा भारत का जो सेंटर होता है, जैसे मोदी जी हैं वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, और किसी स्टेट का अगर मुख्यमंत्री होगा, जैसे ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, योगी जी हैं, वो कहाँ होंगे? वो राज्य के अंतर्गत होते हैं। तो विधायिका भी दो स्तर पे बनी होती है। विधायिका जो कानून को क्या करे? निर्माण करे, जो कानून को बनाए उसको हम कहते हैं विधायिका। विधायिका भी दो स्तर पे होती है, एक केंद्र के स्तर पे होती है और एक राज्य के स्तर पे होती है। केंद्र के स्तर पे साथियों जो विधायिका होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? एक तो होती है राज्यसभा
क्या होती है? राज्यसभा, और दूसरी होती है लोकसभा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। कानून का निर्माण कौन कौन करता है साथियों? कानून का निर्माण केंद्र के स्तर पे राज्यसभा करेगी और लोकसभा करेगी। हम लोग सुनते हैं ना कि राज्यसभा में ये कानून पारित हुआ, लोकसभा में ये कानून पारित हुआ, तो मतलब इसका है कि केंद्र जो है वो कानून का निर्माण कर रही है किनके किनके माध्यम से? राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से। और राज्य के स्तर पे आते हैं कि राज्य में कौन कौन होता है। तो राज्य में साथियों जैसे स्टेट हो गया, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो राज्य के स्तर पे साथियों ये भी दो पार्ट में बटी होती है। एक तो होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, और दूसरी होती है साथियों विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, जो विधायिका होती है साथियों, मतलब जो कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण कौन करता है? तो आप सरकार का अंग में समझे कि तीन अंग होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। समझ गए? कार्य भी इसका समझ गए। लेकिन विधायिका में कौन कौन आता है? तो विधायिका में केंद्र के स्तर पे जाओगे तो दो होती हैं, एक राज्यसभा हो गई और एक हो गया लोकसभा। और अगर राज्य के स्तर पे जाएंगे, एक हो गई विधानसभा और एक हो गई विधान परिषद। ये केंद्र के स्तर पर कानून का निर्माण करते हैं और ये राज्य के स्तर पे कानून का निर्माण करते हैं। ये एकदम बेसिक चीजें साथियों, ये आपको सबको पता ही होना चाहिए। तो कानून का निर्माण यहाँ कौन करेगा? मोदी जी अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो कौन से कहाँ पारित कराना पड़ेगा? उनको राज्यसभा और लोकसभा में इसको पास कराना पड़ेगा। और अगर योगी जी और ममता बनर्जी या नीतीश कुमार अगर कानून बनाना चाहते हैं तो उनको विधानसभा और विधान परिषद में इसको पास कराना पड़ेगा, तभी वो कानून बनेगी। अब कानून बन गई, कानून तो बन गई साथियों, अब कानून को लागू भी करना है। विधायिका का काम यहाँ तक हो गया कि कानून बना के खत्म। ये लिख लो कि विधायिका दो पार्ट में बटी होती है, केंद्र और एक राज्य। केंद्र में राज्यसभा लोकसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। ये हो गई। अब विधायिका कानून बना दी, अब इसको लागू करना है। लागू करने के लिए मिटा दे इसको, यहीं पे देखते हैं। अब देखते हैं दो कार्यपालिका, अब आ गई कार्यपालिका के पास। ये तो बना दी अपना, अब ये आ गई कार्यपालिका के पास, ठीक है। अब कार्यपालिका कहेगी कि अब इसको लागू करो। तो कार्यपालिका में भी साथियों दो पार्ट में ये भी होता है, एक केंद्र के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। केंद्र के स्तर पे कौन कौन होता है ये मिटा दें, इसको लिख लेना विधायिका के नीचे। और अब देखते हैं साथियों कि अब विधायिका तो कानून तो बना दी, अब इसको लागू कैसे कैसे करना है। तो जो केंद्र के स्तर पे साथियों जो विधायक कार्यपालिका होती है, जो केंद्र के स्तर पे होती है, केंद्र के स्तर पे जो कार्यपालिका होती है, मतलब जो कानून को लागू करती है, उस पे कौन कौन होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही किसी कानून को जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा ना, तब तक वो कानून कानून नहीं बनता है। आप लोकसभा और राज्यसभा से पारित तो करा दिए, लेकिन ये राष्ट्रपति जब तक इस पे साइन नहीं करेगा ना, तब तक वो पारित ही नहीं होगा। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, मंत्री हो गए, जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद, जो भी मंत्री होते हैं, ये मंत्री। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गया। और उसके नीचे मंत्रियों के बाद साथियों, मंत्रियों के बाद क्या होती है? जो केंद्र में क्या होते हैं? नौकरशाही, केंद्र नौकरशाही। केंद्र नौकरशाही मतलब क्या? आईएएस, आईपीएस, जो भी क्लर्क हो गए। तो ये जो भी मतलब जो नौकरी कर रहा है ना, इनका भी तो काम होता है ना साथियों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब तो कानून को लागू करते ही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट तो लागू करेंगे नहीं, ये देंगे सीधे नौकरशाही को। केंद्र की जो नौकरशाही है, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये लोगों के पास जाएगा, इनको बोला जाएगा कि आप ये कानून को निचले स्तर पे लागू कराइए। तो वो अपने निचले स्तर पे इसको लागू कराते हैं। केंद्र के स्तर पे हो गई। वहीं अगर हम राज्य के स्तर पे आए, कि राज्य के स्तर पे तो ठीक उसी प्रकार से, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पे होता है मुख्यमंत्री। क्या होता है? मुख्यमंत्री। जैसे यहाँ पे मंत्री परिषद होती है, यहाँ भी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद। और जैसे केंद्र की नौकरशाही होती है, वैसे राज्य की भी नौकरशाही होती है, ठीक है, राज्य नौकरशाही। तो कहने का मतलब साथियों सिर्फ इतना ही है कि विधायिका अपना काम, विधायिका सिर्फ कानून बना के हट गई, लेकिन कानून को लागू करने के लिए जब हम कार्यपालिका के स्तर पे जाएंगे तो कार्यपालिका के स्तर पे भी इसका काम होता है कानून को लागू कराना। अब न्यायपालिका में क्या होता है? न्यायपालिका देखती है कि ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं,
या हमारी जनता के लिए वो सही है कि नहीं। तो न्यायपालिका के गठन में कौन कौन होता है साथियों? सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ये मत कहना कि हर देश में, हर राज्य में एक एक सुप्रीम कोर्ट होता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है? एक ही है सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। फिर हर एक अलग अलग राज्यों में साथियों उच्च न्यायालय होती है, हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। और ये कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट ये दिल्ली में है सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे आती है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। फिर उसके नीचे आती है साथियों जिला न्यायालय। ठीक है, तो ये हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका का गठन किनसे किनसे मिलकर होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। कार्यपालिका का गठन किससे किससे मिलकर होता है? केंद्र और राज्य। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्र की नौकरशाही। यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की नौकरशाही। और जो विधायिका होती है इसमें केंद्र और राज्य, केंद्र में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में कौन? विधान परिषद और विधान सभा। ये आपकी एकदम सरकार क्या होती है। और सरकार सरकार क्या होती है साथियों? सरकार क्या होती है आप बताओ? सरकार साथियों, अब आप बता सकते हो कि सरकार क्या है? सरकार होती है साथियों, सरकार सरकार वो होती है जो शासन, जो शासन प्रशासन को, जो शासन प्रशासन को संचालित करती है। मतलब कि क्या मतलब? क्या मतलब बताओ? क्या मतलब? सरकार क्या होती है साथियों? सरकार का मतलब जो शासन प्रशासन को संचालित करती है। मतलब कि हमारे देश में जो शासन करती है, जो कानून बनाती है, जो न्याय करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सरकार। सरकार के अंग में, सरकार सिर्फ साथियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होता। सरकार के अंग में कौन कौन होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और इन तीनों अंगों में सरकार का गठन कैसे कैसे होता है, ये भी आपको हम यहाँ पे एकदम डिटेल में बता दिए। अब आपको सरकार से संबंधित, आपको अब दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। सरकार क्या है आप अब बता देना आसान से, कि जो शासन प्रशासन को संचालित करती है उसको सरकार कहते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? फटाक से बताना। 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका किनसे मिलकर बनी होती है? फटाक से बताना। केंद्र और राज्य। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। फिर आना कार्यपालिका पे, कहना राज्य में भी कार्यपालिका होती है और केंद्र में भी कार्यपालिका होती है, बता देना। न्यायपालिका जो न्याय को, जो न्याय के निर्णय दे, जो न्याय करे, कौन कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ये यहाँ पे आपका सरकार क्या होती है, अब समझिए। अब हम नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, जिसका नाम है संविधान। संविधान किसे क्या होता है? अब हम आते हैं सीधा संविधान पे। ठीक है, संविधान क्या है? अब हम सीधा चलते हैं साथियों संविधान पे, कि संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य क्या क्या है? हम एक चीज यहाँ पे एकदम अच्छे से अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम हेडिंग देते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या है। हम यहाँ पे पहले 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि संविधान है क्या। सबसे पहला साथियों, सबसे पहला पॉइंट, संविधान जो है, संविधान जो है साथियों शासन प्रशासन को, संविधान जो है शासन प्रशासन को संचालित करता है, संचालित करता है। संविधान क्या करता है? शासन प्रशासन को संचालित करता है। दूसरा, संविधान जो है साथियों एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है। तीसरा, संविधान जो है साथियों, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। तीसरा, संविधान जो है साथियों सत्य का मानचित्र होता है। संविधान जो है वह सत्य का मानचित्र होता है। चौथा, संविधान जो है साथियों,
संविधान जो है साथियों, संविधान जो है साथियों सर्वोच्च विधि होता है। अब हम समझते हैं कि संविधान है क्या। ये 4 चीजें आप लिख लो पहले कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? जो शासन प्रशासन को संचालित करने का एक गाइडलाइन देता है, एक रूपरेखा देता है कि यार कौन शासन प्रशासन करेगा, ये बताएगा कौन? संविधान। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, उसमें ये जो नियम होती है वो सारी लिखी होती है, जिससे कि जिसके अनुसार किसी भी राज्य में, किसी भी देश में सरकार का गठन होता है। तो एक संविधान एक लिखित दस्तावेज भी होता है। संविधान जो है साथियों शक्ति का मानचित्र भी होता है। और चौथी, संविधान जो है सर्वोच्च विधि होता है। ध्यान से समझना यहाँ पे। हम एक पहले पे आते हैं, संविधान शासन प्रशासन को क्या करता है? संचालित करता है। साथियों संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज भी होता है। जैसे जैसे आपके घर की बात करें, आपके घर में मान लेते हैं आपके गार्जियन जो है आपके पापा हैं, और आपके पापा या दादा है, मान लेते हैं दादा है। आपके दादा आपके घर में मतलब कि घर के मुखिया हैं, आपके घर का जो है वो शासन प्रशासन देखते हैं। घर में क्या होगा, घर में खाना कब कितने बजे बनेगा, घर में खाना कौन मेहमान आएगा कौन मेहमान नहीं आएगा, इन सब का डिसाइड आपके घर में मान लेते हैं दादाजी करते हैं। तो दादाजी जो करते हैं वो एक लिखित दस्तावेज, मतलब लिखा तो नहीं होता, लेकिन वो उनके दिमाग में एक फॉर्मेट होता है कि हाँ इसके अनुसार ही ये काम हमको करना है। ठीक है, तो वो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तो संविधान क्या होता है साथियों? ऐसे ही एक बड़े स्तर पे, एक व्यापक स्तर पे अगर हम देखें, जैसे कोई देश है, अब किसी भी देश में क्या करना है, कौन सरकार पे मतलब कौन इस देश पे शासन करेगा, कौन इस देश में कानून बनाएगा, कौन क्या कानून बनाएगा। ठीक है, ये भी तो है ना कि कानून तो बना दिया, कितने क्या कानून बनाएगा कि उस पर जनता को कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये जो सारी चीजें लिखी होती हैं, एक दस्तावेज होती है उसमें लिखी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान। संविधान की जो बुक होती है साथियों उसको देखोगे, उसमें क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, और संविधान में वो सारे प्रावधान लिखे होते हैं कि सरकार कौन, मतलब हम पे कौन इस देश पे शासन करेगा, सरकार का गठन कैसे होगा, कौन मतलब कि कितने साल तक शासन करेगा, कौन कानून बनाएगा, कितना कानून बनाएगा, ऐसा कानून न बनाए जिससे जनता की जो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता है वो बाधित हो। इन सब चीजों के बारे में जो डिटेल प्रावधान लिखा होता है उसको हम कहाँ कर लगते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है साथियों, एक बुक होता है, उसमें सारी नियम विनियम लिखी होती हैं, और संविधान में ही ये लिखा होता है कि हमारे देश का शासन प्रशासन कौन संचालित करेगा, और दूसरी चीज कौन कानून बनाएगा, कानून कितना बनाएगा, क्या बनाएगा, ये सब सारी चीजें संविधान में लिखी होती है। तो एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान ये बताता है कि शासन प्रशासन कौन करेगा, शासन प्रशासन को संचालित कौन करेगा, ये भी संविधान बताता है। तीसरी चीज है संविधान जो है शक्ति का मानचित्र होती है। संविधान साथियों, संविधान में ये भी लिखा होता है कि किसके पास कितनी शक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्ति है, मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी पावर है। ये सारी चीजें जो है वो एक मानचित्र के रूप में बताता है कि मुख्यमंत्री के पास ये पावर है, राज्यपाल के पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। तो सारी शक्ति का एक मानचित्र बनाता है कि इनके इनके पास ये पावर है। तो वो कहाँ होता है साथियों? संविधान। अगर पूछे शक्ति का मानचित्र कौन होता है तो संविधान। चौथी, संविधान जो होती है सर्वोच्च विधि होती है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि संविधान जो सर्वोच्च विधि क्या होती है, अगर ऑप्शन आ जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्वोच्च विधि क्या होती है, तो आप क्या मारोगे? संविधान। संविधान जो होती है साथियों, विधि मतलब कानून नियम विनियम, ये विधि होती है। तो संविधान जो होती है किसी देश में, वो किसी भी देश की क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। तो क्या होती है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, संविधान शक्ति का मानचित्र होता है, संविधान सर्वोच्च विधि होता है, और संविधान के द्वारा ही शासन प्रशासन को संचालित किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये लिख लेना चारों चीज कि संविधान है क्या। साथियों ये एक दस्तावेज है साथियों, सिंपल सा बात आप समझो कि एक दस्तावेज होता है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ आया था साथियों? आप ये भी लिखते चलना कि सबसे पहला जो है लिखित संविधान, सबसे पहला जो है लिखित संविधान, सबसे पहला जो है लिखित संविधान कहाँ आया था? सबसे पहला जो लिखित संविधान आया था वो अमेरिका में आया था। कहाँ आया था? सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
संविधान में क्या क्या लिखा होता है? संविधान में ये लिखा होता है कि किसकी कितनी शक्तियां हैं, कौन हम पे शासन करेगा, कौन कानून बनाएगा, और वो सर्वोच्च विधि होती है संविधान। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, संविधान जैसे आपको बताया ना कि आपके दादाजी आपके घर पे शासन कर रहे हैं, आपके पापा आपके घर पे शासन कर रहे हैं, तो वो तो कोई संविधान नहीं बनाया ना, वो कुछ लिखे तो है नहीं ना कि हम इस नियम के तहत, लेकिन वो अपने एक उनके दिमाग में एक फॉर्मेट है कि हाँ इस तरह से शासन कर सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में साथियों संविधान लिखा नहीं गया है। जैसे ब्रिटेन ही है, हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रिटेन में साथियों लिखित रूप से संविधान नहीं है, उसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन एक नियम और कानून है, उसके तहत वहां का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। तो संविधान साथियों लिखा भी जा सकता है, लिखित दस्तावेज तो है ही, लेकिन जिस किसी देश में लिखा नहीं गया है वहां पे कुछ नियम नियम विनियम लिखे होते हैं, वो फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार भी वहां पे शासन प्रशासन किया जाता है। दूसरी तरफ साथियों किसी किसी देश में संविधान लिखा भी गया है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। हम लिख तो दिए कि हाँ हाँ यार बहुत अच्छा कि हाँ राष्ट्रपति ये करेगा, मजा आ गया, प्रधानमंत्री ये करेगा, बहुत अच्छा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख तो दिए बड़ी बड़ी बातें, हाँक दिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो भी संविधान की कोई महत्व नहीं है। तो संविधान साथियों वही महत्वपूर्ण होती है। साथियों एक चीज देखना, विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान कहाँ कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है और दक्षिण अफ्रीका की है। ये तीन देश ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि विश्व के सर्वाधिक सफल संवैधानिक देशों में से एक हैं, क्योंकि यहाँ पे संविधान बना भी और संविधान को हम लोग संविधान के अनुसार देश का शासन प्रशासन भी चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि देश में जो मतलब विश्व में ये तीन देश ऐसे हैं जो सबसे सफल संवैधानिक देशों में आते हैं। तो संविधान बनाने का मतलब ये नहीं कि लिख दिए तो बस चल रहा है, लिखने से नहीं होता है, उसको फॉलो भी करना होता है, उसको लागू भी करना होता है, और किसी किसी देश में बिना लागू किए भी संविधान बहुत अच्छे से चलता है। तो दोनों चीजें होती है साथियों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। अब हम अपना देखते हैं सबसे दूसरा पॉइंट कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तीन चार कार्य देखते हैं फटाफट, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, कि पॉलिटी क्या है, पहले हम इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है इसका हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य। कार्य में साथियों हम देखते हैं पहला कार्य, देखो सिंपल सी बात समझना साथियों, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे कोई भी देश है, जैसे मान लेते हैं भारत देश ही है, तो भारत देश में साथियों हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी बहुत सारे धर्मों के, पारसी हैं, जैन हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ पे साथियों बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। अब लोग अपने अपने में स्वतंत्र हैं, लोग कुछ भी करें, कोई भी व्यवसाय करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, लोग अपने अपने आप में स्वतंत्र, पर्सनली रूप से बहुत स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना धूमधाम से सबका जीवन चल रहा है। लेकिन अगर कोई समाज है, कोई एक समाज है, उसमें ये निर्धारण करना हो, कोई भी नियम बनाना हो, जैसे कि रोड है, रोड का निर्माण कौन करेगा? अब सिख कहेगा कि हम नहीं करेंगे, तुम करो, वो कहेगा, हिंदू कहेगा मुस्लिम करेगा, मुस्लिम कहेगा ये करे, कौन डिसाइड करेगा इसका निर्माण कौन करेगा? रोड कौन बनाएगा? इसका निर्माण कौन करेगा कि हॉस्पिटल कौन खोलेगा? इसका डिसाइड कौन करेगा कि हम पे शासन कौन करेगा? हम पे शासन का मतलब है कि हमारी जनता की देख रेख कौन करेगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इन सबका निर्धारण के लिए साथियों संविधान बहुत जरूरी हो जाता है। तो संविधान क्या करता है साथियों, विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। जैसे अगर किसी एक देश का संविधान है, जैसे भारत का संविधान है, इसकी एक ही संविधान है भारत का, और उसके अंडर में हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी धर्मों के लोग हैं। तो एक ही संविधान के अंदर बहुत से लोग हैं। तो संविधान का कार्य क्या होता है साथियों, संविधान यह निर्णय करता है कि विभिन्न जो समुदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, या सामाजिक जो भी लोग हैं, वो उनको एक सूत्र में बांधता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे ऊपर प्रधानमंत्री शासन करेगा, फिर राज्य में मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे काम करेगा, रोड का निर्माण ये करेगा, हॉस्पिटल ये बनवाएगा। सारी चीजें संविधान में डिसाइड होती है कि शिक्षा प्रणाली संबंधित कार्य कौन करेगा, पुलिस प्रशासन कौन देखेगा, ये सारी चीजें साथियों संविधान में लिखी होती है। तो पहला कार्य साथियों संविधान का यही होता है कि ऐसे नियमों का समूह होता है जो समाज को एक सूत्र में बांधता है। पहला कार्य क्या हो गया, ऐसे नियमों का समूह, ऐसे नियमों का समूह जो समाज को एक सूत्र में बांधता हो, जो समाज को एक साथ क्या करे,
बांधता है। ठीक है, अब समाज तो हो गया, समाज को डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है समाज है, समाज को बांध दिया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके हिसाब से तुम लोग शासन प्रशासन होगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान ये भी बताता है साथियों कि हमारे ऊपर संविधान का ये भी कार्य होता है कि ठीक है शासन तो डिसाइड कर लिए कि हाँ प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, ये सब तो डिसाइड कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कानून कौन बनाएगा। तो संविधान हमें ये भी बताता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा। इसका कार्य क्या है, संविधान हमें ये बताता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा। मतलब कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। समाज तो बन गई, समाज को एक सूत्र में तो बांध दिए, लेकिन समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है यही नहीं पता है। तो हमको ये बताएगा कि कानून का निर्माण कौन करेगा या समाज में निर्णय कौन लेगा। समाज में निर्णय कौन लेगा ये भी तो बताएगा ना संविधान हमको, कि समाज में निर्णय कौन लेगा। भाई समाज को तो एक सूत्र में बांध दिए, लेकिन इसमें निर्णय कौन लेगा तो ये भी कौन बताएगा, ये भी संविधान बताएगा। कानून कौन बनाएगा ये भी हमारा कौन क्या बताएगा, संविधान ही बताएगा। और संविधान है क्या, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें बहुत सारे नियमों और विनियमों का संग्रह होता है जो शासन प्रशासन संबंधित प्रणालियों को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और यही शक्ति का क्या होता है, मानचित्र होता है। ये 4 चीजें होती है संविधान में, ये बता दी। तीसरी चीज, अब ये तो बता दी कि कानून का निर्माण कौन करेगा, ये भी बता दिए, समाज में निर्णय कौन लेगा, ये भी बता दिए। लेकिन अब ये नेक्स्ट चीज आती है कि निर्णय कौन लेगा ये तो बता दिए, लेकिन नियम कौन कौन से बनाएगा। ऐसा नहीं है कि निर्णय तो बता दिए कि हाँ चलो ठीक है हमारे ऊपर मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर शासन करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि आप जैसे रोड पे चल रहे हो, कल से नोटिस जारी कर दिए मुख्यमंत्री जी कि रोड पे कल से नहीं चलना है, चलो घर में रहो। ऐसे तो नहीं होगा ना पॉसिबल। कल से जारी कर दिए कि कोई पानी नहीं पिएगा, कोई हवा नहीं लेगा, है ना। ऐसे तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो ये भी हम संविधान बताता है कि सरकार के ऊपर सीमाएं निर्धारित करता है। सरकार कौन है, समझ गया ना। सरकार के ऊपर सीमाएं निर्धारित करता है कि कौन से नियम तुम बनाओगे, ये भी हमारा कौन बताएगा, संविधान बताएगा। तो संविधान को क्या बताता है कि कानून पे कुछ सीमाएं तय करता है। कानून पे सीमाएं भी कौन करता है तय, कानून पे सीमाएं तय कौन करता है, संविधान। ठीक, अब कानून पे सीमाएं भी तय कर दिया गया, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून पे सीमाएं ही सीमाएं लगा दोगे कि ये राज्य ये नहीं करेगा, सरकार ये नहीं करेगा, सरकार ये नहीं करेगा, सीमाएं ही सीमाएं नहीं होती। सरकार को एक गाइडलाइन भी देता है कि तुम नागरिकों के लिए ये करोगे, नागरिकों के लिए कुछ हॉस्पिटल बनाओगे, नागरिकों के लिए स्कूल बनवाओगे, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दोगे। तो सरकार के लिए एक गाइडलाइन भी देता है कि तुम मतलब अपने देश के नागरिकों का विकास भी करो। तो समाज की जो मतलब कि समाज में ये भी सरकार को ये क्षमता देती है, सरकार को ये क्षमता देती है, संविधान जो होती है साथियों, सरकार को ये भी क्षमता देती है, सरकार को साथियों क्षमता देती है क्या करने का, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का। जनता की जनता की आकांक्षाओं को क्या करने का, पूरा करने का। तो ये होती है संविधान के साथियों कार्य। क्या होती है साथियों, सबसे पहला कार्य साथियों कि संविधान ऐसे नियमों का समूह होता है जो समाज को एक साथ बांधता है। सबसे पहले संविधान समाज को एक साथ बांध दिया, अब फिर दोबारा करेगा, दूसरा काम करेगा कि अब ये बताएगा कि समाज तो एक साथ बंध गया, लेकिन समाज में शासन कौन करेगा, ये भी कौन बताएगा, ये भी कौन बताएगा, संविधान बताएगा। अब शासन तो करेगा, अब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड शासन करेगा, कुछ भी करेगा, अपने आप मनमानी करेगा, ये भी नहीं है। तो उस पर सीमाएं भी कौन लगाएगा, संविधान लगाएगा। सीमाओं के साथ साथ साथियों संविधान सरकार को ऐसी भी क्षमता देती है, सरकार को ये भी क्षमता देती है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे, उनको हॉस्पिटल बनवाए, उनकी देख रेख करे, उनकी सुरक्षा करे। ये सारी चीजें जो साथियों होती है वो किसी भी देश के संविधान में लिखी होती है। सिंपल सा बात समझ गए, संविधान क्या है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों, ये लिख लेना चारों काम इसका। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों कि संविधान के तो समझ गए, अब हम देखते हैं कि पॉलिटी क्या होता है। बहुत से लोगों को साथियों संविधान और पॉलिटी में अंतर ही नहीं समझ में आता कि पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अब हम आपको हेडिंग देते हैं कि पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, ठीक है।
राज्य व्यवस्था क्या है? साथियों, हमने आपको बताया कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान में बहुत सारे नियम विनियम लिखे होते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि कौन हमारे पे शासन करेगा, कौन नियम बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, कितना बनाएगा, क्या बनाएगा, वो सारी चीजें संविधान में लिखी होती है। अब तो लिख देने, अब हम आपको बताया ना कि लिख देने से सारी चीजें तो होती नहीं, कानून बना देने से सारी चीजें तो पॉसिबल होगी नहीं, उसको प्रयोग भी करना होगा। तो राज्य व्यवस्था में क्या होता है साथियों? राज्य व्यवस्था क्या होता है? जहां पे संविधान का प्रयोग किया जाए, मतलब संविधान का जहां पे अनुप्रयोग किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है साथियों? जहां पर संविधान का क्या किया जाता है? जहां पर संविधान का अनुप्रयोग किया जाता है, जहां पर संविधान का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे संविधान का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? जैसे पहला, 3 चीजें इसमें आती है साथियों। पहला, संसद का कानून। अब संसद क्या है? संसद लोकसभा, राज्यसभा। संसद का कानून, ठीक है। देखो, संविधान में तो दस्तावेज है लेकिन उसको लागू भी तो करना होगा ना। हम उसको जहां पे लागू करेंगे, जहां पर संविधान का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये पॉलिटी के अंतर्गत ये विषय आती है। पॉलिटी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विषय आती हैं। क्या क्या आती हैं? संसद का कानून आती है साथियों। दूसरा क्या आती है साथियों? न्यायालय के निर्णय। दूसरा क्या आती है साथियों? न्यायालय के निर्णय। और तीसरा आती है साथियों, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित मुद्दे। क्या? संवैधानिक, घबराना मत कि इतना बहुत भारी टर्म यूज कर दिए हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक। गैर जो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक जो संस्था है, गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित क्या मुद्दे। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगी? आपकी पॉलिटी में। तो पॉलिटी में साथियों क्या क्या होता है? सबसे पहले देखना, जहां पे संविधान का अनुप्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। एक तो संसद का कानून, जैसे एग्जांपल से समझना, जैसे संसद ने कोई कानून बना दिया संविधान में, जैसे संसद ने बनाया कि लोकसभा और राज्यसभा में 30% या 33% जो है, 1/3 जो है महिलाएं होंगी। ये कानून बना दिया। ये कानून कहाँ बनाया साथियों? संविधान में संशोधन करके संविधान में डाल दिया। तो संविधान के तहत ही तो बना है ना। तो ये संविधान के तहत ही बना है और संविधान को प्रयोग में लाके बना है। संविधान के तहत ही बना है, संविधान को ध्यान में रख के बनाया गया है और संविधान के को संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया है। तो एक तरह से ये क्या है? राज्य व्यवस्था, क्योंकि संविधान का वहां पे क्या किया जा रहा है? अनुप्रयोग किया जा रहा है। संसद में जो भी कानून बन रही है वो संविधान को ध्यान में रख के बनती है। तो संसद में जो भी कानून बन रही है साथियों, वो क्या हो गई? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। पहला हो गया संसद का कानून। जो भी संसद में कानून बनाई जाती है, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बनाई जाती है, वो कहाँ आती है साथियों? वो आती है, कहाँ आती है? वो आती है राज्य व्यवस्था में। न्यायालय के निर्णय, जो भी हमारा न्यायालय निर्णय दे रहा है, अब न्यायालय निर्णय देगा तो संविधान को देख के ही तो देगा ना, संविधान के ध्यान में रख के देगा ना। तो वहां भी तो संविधान का प्रयोग किया जा रहा है। तो न्यायालय के निर्णय में भी, जैसे जैसे न्यायालय ने बोल दिया कि इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है। गुलाम नबी आजाद केस में, गुलाम नबी लिख लेना कि गुलाम नबी आजाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार के तहत इन्होंने निर्णय दिया है। ये भी क्या हो गई? इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। तीसरी हो गई संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित मुद्दे। संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था अभी हम आपको बता देंगे क्या होता है। तो ये जो भी संस्थाएं होती है, इनसे संबंधित जो जो मुद्दे होते हैं वो कहाँ हम पढ़ते हैं? वो पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो राज्य व्यवस्था आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में 3 चीजें आती हैं, एक संसद का कानून, एक न्यायालय के निर्णय और एक संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं और उनसे संबंधित मुद्दे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो? यार पढ़ लो, मोदी जी बनना है ना, सरकार बनाना है। सरकार सरकार बनाने के लिए सरकार के बारे में तो जानना पड़ेगा। अनपढ़ लोग सर राजनीति में जाएंगे ना साथियों, तो बहुत बुरा होगा। अगर आप यही संविधान को पढ़ के
और अपनी समझ विकसित करके अगर राजनीति करेंगे ना तो आप एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। इसलिए पढ़ लो, संविधान को जान लो और उसके बाद राजनीति में जाओ। आपको ताकि कोई आपसे पूछे कि बताओ राज्य व्यवस्था क्या होती है, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं। मान लो आपसे कोई पूछ ही लिया कि राज्य व्यवस्था क्या होती है बताओ, संविधान क्या होती है बताओ, तो आप उसको अच्छे से बता पाओ। अब सरकार बनाओ तो पहले उसको जान लो। और अगर आपको नौकरी करना है, आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गई पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ गए। हम यहाँ पे हम लोगों के सामने साथियों दो टर्म आया, एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक संस्थाएं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसको हम समझते हैं एक सिंपल से वे में, और उसके बाद हम सीधे अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। पॉलिटी समझ में आ गया, पॉलिटी क्या होता है और पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या आती है, ये भी लिख लेना इसको, ठीक है। अब हम समझते हैं साथियों कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब कि इंस्टीट्यूशन। संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं हमारे देश में। हमारे देश में जो भी किसी भी देश में जो संस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो संस्थाएं साथियों जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक संवैधानिक संस्था होती है, कौन सी संस्था, संवैधानिक। एक होती है असंवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। और एक होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, ठीक है। ये तीन प्रकार की साथियों संस्थाएं हो गई, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तीन प्रकार की संस्थाएं हो गई। अब हम समझते हैं कि तीन प्रकार की संस्थाएं किसको कहते हैं। संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं, किसी भी देश में जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो बॉडी होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसको कहेंगे हम, एग्जाम्पल से समझना। एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेना कि संविधान में है पहला, और संविधान के अनुरूप है। क्या है, संविधान के अनुरूप है, ठीक है। ये हो गया। जो संवैधानिक जो बॉडी होती है साथियों, ये संविधान में भी होती है और संविधान के अनुरूप होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर दें, जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये क्या हो गई, संवैधानिक संस्था। इनका जो जिक्र है साथियों, इनका जो वर्णन है, जैसे ये 324 और 280 आर्टिकल में दिया गया हुआ है। तो जो भी ये संस्थाएं होती है साथियों, ये कहाँ होती है, संविधान में भी होती हैं और संविधान के अनुरूप भी होती हैं। तो जो संस्थाएं, ये आसान भाषा में समझना, वे संस्थाएं जो संविधान में है और संविधान के अनुरूप भी हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जैसे चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सारी चीजें हमारी संवैधानिक संस्था में आती है। दूसरी जो है साथियों असंवैधानिक, ये न तो संविधान में होता है और न तो संविधान के अनुरूप होता है। न तो संविधान में होता है, न तो संविधान में इसका जिक्र होता है, न तो ये संविधान के अनुरूप ही होता है। कौन, जैसे इसका एग्जाम्पल ले, जैसे बब्बर खालसा है, ये आतंकवादी संगठन है। बब्बर खालसा, उल्फा है, ये भी एक, ये क्रिमिनल, ये आतंकवादी संगठन है सब। तो इनका, ये भी संस्था है, इनको भी बॉडी कहते हैं, ये भी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इनका न तो संविधान में कहीं जिक्र होता है, न तो ये संविधान के अनुरूप होते हैं। ये संविधान के विपरीत काम करते हैं, संविधान जो कहेगा उसके उल्टा ही ये काम करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्था साथियों, ये संविधान में नहीं होते, ये भी संविधान में नहीं होते, लेकिन ये संविधान के अनुसार काम करते हैं। ये संविधान में नहीं होते, लेकिन ये संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग हो गया, ये भी तो संस्था है ना। इसका जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के अनुसार काम करती है। जैसे हमारी, ये सब साथियों गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो गैर संवैधानिक, यहाँ पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कभी भी कोई बुक पढ़ रहे हो या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, अगर आ गया कि ये जो संस्थाएं हैं वो गैर संवैधानिक हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको एकदम। गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है साथियों,
संविधान में नहीं होती, सिंपल सी बात है, लेकिन इनका जो है ये संविधान के अनुसार काम करती हैं, मतलब संविधान के तहत ही ये काम करती हैं। तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हो गई। जो असंवैधानिक होती हैं ये संविधान के विपरीत होती हैं, न तो संविधान में होती हैं न तो संविधान के अनुसार काम करती हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं होती है संविधान में भी होती हैं और संविधान के अनुरूप भी होती हैं। ये चार्ट बना लेना, ये आप हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्था में साथियों ये बना लिए ना, ये बना लो, संविधान में है कि संविधान के अनुरूप है, ये लिख लेना। गैर संवैधानिक जो संस्था होती है साथियों, ये जो गैर संवैधानिक संस्था है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? ये चार्ट बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर संवैधानिक जो संस्था होती है साथियों इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडिंग दे देते हैं, यहीं पे आप बना लेना। गैर जो संवैधानिक जो संस्था है, गैर संवैधानिक मतलब कि एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो गैर संवैधानिक संस्था है, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक विधिक और एक कार्यकारी। विधिक और कार्यकारी, विधिक और एक एग्जीक्यूटिव और एक स्टैट्यूटरी। तो ये हो गया विधिक। विधिक का मतलब ये देख रहे हो, विधि, विधि, विधि मतलब कानून, जो संसद में कानून के द्वारा निर्मित होती है, जो संसद में कानून बना के जिस संस्था का निर्माण किया जाए। जैसे संसद में कोई कानून बनाए और उस कानून के द्वारा अगर कोई संस्था बन रही है तो वो विधिक गैर संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? विधिक गैर संवैधानिक संस्था, जो संसद में कानून बना के, जो संसद में कानून के द्वारा स्थापित हो, जो संसद में कानून के द्वारा स्थापित हो, उसको हम कौन सी संस्था कहते हैं? विधिक संस्था। और अगर कार्यकारी संस्था की बात करें, कार्यकारी संस्था मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आदेश पे। कार्यकारी का मतलब क्या होता है? अगर राष्ट्रपति आदेश दे दिया या राष्ट्रपति कोई संस्था के लिए बना दिया या प्रधानमंत्री कोई संस्था के लिए सिफारिश कर दिया राष्ट्रपति के लिए, तो जो राष्ट्रपति के सिफारिश पे जो संस्था बनती है, जो राष्ट्रपति के आदेश से बनती है, उसको हम, जो राष्ट्रपति के आदेश से बनती है उसको हम कहते हैं कार्यकारी। हो गया विधिक में वही हो गया साथियों, मानव अधिकार, ये कानून बना के हुआ है, मानव अधिकार आयोग हो गया। और एक बार हो गया मानव अधिकार हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया। ये सब जो संस्थाएं हैं ना साथियों, ये जब जो संस्थाएं हैं वो संविधान में कानून बना के इनकी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। और जो राष्ट्रपति के आदेश से जो संस्थाएं बनती है साथियों, उनको हम क्या कहते हैं? कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था कौन सी हो गई? जो राष्ट्रपति के आदेश से बनती है, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए। और जो संसद में कानून बना के जिसकी संस्था को स्थापित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधिक गैर संवैधानिक संस्था। और जो राष्ट्रपति के आदेश से बनती है उसको हम कहते हैं क्या? गैर संवैधानिक संस्था। समझ गए चीजें? संस्थाएं समझ गए, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं दो पार्ट में, एक विधिक और एक कार्यकारी। ये समझ गए। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। संस्थाएं भी समझ गए। अब एक चीज हम साथियों यहाँ पे हम बहुत विस्तार से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन साथियों, बहुत मतलब कि बहुत से लोग ना साथियों संविधान तो पढ़ना जानते हैं लेकिन यही नहीं समझ पाते कि संविधान तो कैसे पढ़ा जाए, संविधान में अनुसूची क्या है, संविधान में भाग क्या है, संविधान में साथियों, संविधान में वो चैप्टर क्या होता है, संविधान का मतलब सब क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान में कौन कौन सी कैसे कैसे उसका वर्णन होता है। सबसे पहले साथियों हम संविधान का डिवाइड करते हैं। जैसे ये हो गया आपका संविधान की बुक, ये हो गया संविधान। और संविधान को साथियों हम विभिन्न कहाँ बांटते हैं? हम संविधान को साथियों विभिन्न भाग में बांटते हैं, विभिन्न भाग में बांटते हैं, विभिन्न पार्ट में बांटते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। तो संविधान को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, पहली बात। और जो विभिन्न भाग होते हैं ना उनको हम विभिन्न चैप्टर में बांटते हैं। जो विभिन्न भाग हैं उनको हम विभिन्न अध्याय में बांटते हैं, विभिन्न चैप्टर में बांटते हैं। और जो विभिन्न अध्याय होती है ना उनको हम विभिन्न आर्टिकल में बांटते हैं, विभिन्न
अनुच्छेद में बांटते हैं। आर्टिकल। और जो विभिन्न आर्टिकल होती है ना, उनको हम क्लाज में बांटते हैं, खंड, क्लाज। और जो विभिन्न खंड होती है ना, उसको हम विभिन्न उपखंड में बांटते हैं, सब क्लाज। ठीक है। तो भाग क्या हो, संविधान, जो संविधान की जो बुक होती है साथियों, उसको हम सबसे पहले भाग में बांटते हैं। जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, तो विभिन्न भागों में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला बात, इतनी मोटी संविधान होती है साथियों, उसको पढ़ने का एक तरीका होगा ना, उसको समझने का भी एक तरीका होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इस पेज पे क्या लिखा है, इस पेज पे क्या लिखा है, ऐसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ा जाता। संविधान में साथियों भाग अगर पढ़ेंगे, तो संविधान के भाग में हम पढ़ेंगे कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ये उसको विभिन्न भागों में बांटा गया होता है। अब जो विभिन्न भाग होते हैं उसको चैप्टर में बांटा गया होता है। अच्छा, भाग 1 में इस चैप्टर में ये है, भाग 1 के दूसरे चैप्टर में ये है, भाग 1 के तीसरे चैप्टर में ये है। तो भाग को भी विभिन्न चैप्टरों में बांटा जाता है। और जो चैप्टर होते हैं साथियों, उसको विभिन्न आर्टिकल में बांटा जाता है, कि जैसे आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। ठीक है। और जो बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, जो बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, उसको हम विभिन्न बहुत सारे खंड में बांटते हैं। जैसे जैसे आर्टिकल 15 है, तो ये 15 का एक, ये इसका क्या है, 15 क्लाज 1 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 क्लास 1। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 15 क्लास 2, आर्टिकल 15 क्लास 3। ये इसका क्या हो गया, खंड हो गया, बहुत सारा खंड हो गया। अब वहीं साथियों एक होता है, जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का क्लास 1 और इसका सब क्लास ए होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं। जैसे अगर ऐसे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 क्लास 1 और सब क्लास ए। ठीक है। आर्टिकल अगर सिर्फ सिर्फ और आर्टिकल 19 लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है आर्टिकल 19, तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद 19 है। अगर लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 1, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 क्लास 1। अगर उस क्लास के अंदर भी बहुत सारे सब क्लास होते हैं, आर्टिकल 19 1 का बी, आर्टिकल 19 1 सी, आर्टिकल 19 1 डी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास बी, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ये बहुत से लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं पता है कि होता क्या है। यहीं पे एक चीज समझते चलना चाहती हूँ। जैसे हमारे मूल जो संविधान है, हमारा जो संविधान है अभी का, इसमें लगभग 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और 25 भाग है, और 12 अनुसूची है। ठीक है, लगभग हमारा संविधान ये है। लेकिन बहुत से बुक में देखते होगे, आप पढ़ते होगे, किसी में 470, किसी में 490, किसी में 495, वो कैसे लिखा होता है। अगर आप संविधान का जो बेयर एक्ट होता है, अगर उसको पिछले पेज पे जाओगे ना, तो वहां पे जो लास्ट जो आर्टिकल होगा वो 395 ही होगा, वो जो लास्ट आर्टिकल होगा वो 395 ही होगा। लेकिन कैसे बुक में लिख देते हैं कि 470 है, 475 है। तो ये भी आपके बेसिक समझ के लिए आपको जानना चाहिए। जैसे आप ध्यान देना, जैसे ये आर्टिकल अगर 19 लिखा हुआ है, आर्टिकल अगर 19 लिखा हुआ है, तो इसको एक गिनेंगे। अगर यहीं पे आर्टिकल 19 1 लिखा है, कोई क्लास और सब क्लास नहीं लगाए, बस ऐसे लिखते हैं आर्टिकल 19 1, तो जब उस पर गणना करते हैं ना, तो यहाँ 19 इसको कहेंगे 20 हो गया। अगर यहीं पे लिखा है आर्टिकल 19 2 या 19 बी, तो हम इसको कहते हैं कि 19 है, 19 1 है, 19 बी है, तो ये एक स्वतंत्र आर्टिकल हो गया, ये भी एक स्वतंत्र आर्टिकल हो गया। तो इसको हम अलग अलग आर्टिकल गिन लेते हैं। अगर कोई भी आर्टिकल अगर बिना क्लाज और सब क्लाज के लिखा हुआ है, तो उसको हम एक स्वतंत्र आर्टिकल मान लेते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल मान लेते हैं, और उसको हम लोग आर्टिकल के क्रम में जोड़ लेते हैं। तो अगर उस प्रकार से जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना आर्टिकल, 470, 490, 495, कुछ भी लिख देते हैं। और अगर क्लाज और सब क्लाज लगा के अगर हम स्वतंत्र आर्टिकल ना माने, उसको ऐसे ही जोड़े, तो हमारे संविधान में 395 ही आर्टिकल है, उसके अंदर आर्टिकल जोड़ा गया है, न कि 396 जोड़ा गया, 397 जोड़ा गया, नहीं, 395 ही है। बस ये है कि उसमें एक जैसे 19, जैसे 38 है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 38 बी जोड़ दिया गया। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे आर्टिकल 38 है ना, अगर हम उसको गिनती के क्रम में आएंगे, तो कहेंगे 38 आर्टिकल, 39, 40, इसको 40 गिन लेंगे। अब जैसे 39 आएगा ना, तो हम कहेंगे 41 हो गया है। इस प्रकार से गिनने पे संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब आपके मन में ये डाउट तो नहीं रहेगा ना कि सर कैसे ये होता है। ठीक है, ये भी समझा दिए। और इसको पढ़ना कैसे है, अगर
सिर्फ और क्लाज में है, जिसको कहेंगे 19 क्लाज 1। अगर सब क्लाज है तो 19 सब क्लाज बी। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी संविधान के कितने कैसे कैसे बांटा गया है, आर्टिकल, क्लाज, सब क्लाज बता दिए, और एक स्वतंत्र आर्टिकल क्या होता है और एक क्लाज और सब क्लाज वाला आर्टिकल क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, और लास्ट में हम समझते चलते हैं साथियों। हम लोग बहुत सुनते हैं साथियों कि जैसे नहीं सुनते कि बहुमत चाहिए होता है किसी भी कानून को पारित करने के लिए, बहुमत चाहिए होता है। तो बहुमत क्या होता है, हम इस पे बात कर लेते हैं। ये आगे जब आप पढ़ोगे ना, बहुत सारा चैप्टर पढ़ोगे, उसमें बहुमत बहुमत आएगा बार बार। मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या होती है, तो आपको सबसे पहले मेजोरिटी क्या होती है ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मेजोरिटी है क्या। अगर ये क्लियर हो जाएगी ना तो फिर आपका सारा डाउट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मेजोरिटी की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं कि मेजोरिटी क्या है और मेजोरिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो हम हेडिंग देते हैं बहुमत। क्या देते हैं? बहुमत। बहुमत, बहुमत। माँ अगर कहे बहुमत मिला, जैसे बहुत सही अच्छा जोक चलता है साथियों कि जैसे सोनिया गांधी बार बार राहुल गांधी से कहती हैं कि बहुमत लाओ। राहुल गांधी से कहती हैं राहुल बहुमत लाओ, बहुमत लाओ और सरकार बनाओ। राहुल बहुमत लाओ, तो राहुल को लगा बहू मत लाओ, मतलब शादी नहीं करना है, बहू को नहीं लाना है। ठीक है, तो वो वाली बहुमत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुमत अलग सेंस में है, मेजोरिटी, बहुमत। सरकार चलाने के लिए भी सरकार को मेजोरिटी चाहिए होता है। किसी भी सदन में अगर विधायिका में अगर कानून को पास कराना है ना, तो भी मेजोरिटी चाहिए होता है। तो मेजोरिटी क्या होती है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो बहुमत क्या होती है? बहुमत, ये राहुल गांधी वाला बहुमत नहीं है, ये मेजोरिटी वाला बहुमत है। ठीक है, मेजोरिटी। मुख्य रूप से साथियों 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, एक सिंपल मेजोरिटी, एक साधारण बहुमत, एक प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी, और एक तीसरा होती है विशेष बहुमत। एक एक लाइन में हम आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे, फिर आपको कभी डाउट होगा ही नहीं। अगर कोई जैसे कानून है अगर आ गया कि ये साधारण बहुमत से पारित हुआ, सिंपल मेजोरिटी से पारित हुआ, तो आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा बहुमत क्या है। ठीक है, तो बहुमत साथियों जो मेजोरिटी होती है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते चलते हैं कि साधारण बहुमत क्या है, हम यहीं पे समझते चलते हैं। उसके बाद प्रभावी बहुमत, उसके बाद विशेष बहुमत, आपका चैप्टर यहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे। साधारण बहुमत क्या होता है साथियों, सिंपल सा देखना। साधारण बहुमत का साथियों मतलब ये होता है, जैसे हमारे जो सदन है, मान लेते हैं कि लोकसभा में साथियों, मान लेते हैं लोकसभा में 543 मेंबर हैं, 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य हमारे लोकसभा में, 543 सांसद हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित, उपस्थित एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का क्या? बहुमत। घबराना मत कि साथियों ये है क्या, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। सिंपल सा समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 543 सदस्य हमारे लोकसभा में है, उपस्थित मान लेते हैं इसमें से 300 लोग हैं। किसी दिन लोकसभा के लोग बैठे आपस में और सोचे कि आज कानून पारित करते हैं, कानून खेलते हैं। ठीक है, तो वहां पे बुलाए कि सब लोग आ जाओ। मान लेते हैं उपस्थित हुए 300 लोग। ठीक है, 300 लोग आ गए, बोले चलो कानून खेलते हैं। लेकिन उपस्थित तो 300 हो गए, इसमें से कुछ लोग मतदान करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित 300 है और मान लेते हैं मतदान किए हैं, मान लेते हैं 250 लोग। तो बहुमत अगर निकालना होगा, विशेष मतलब ये साधारण जो बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी जो होता है साथियों, सिंपल जो मेजोरिटी होता है, इसमें 250 का उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, मतलब हम देखते हैं 250/2 करेंगे और प्लस 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 250/2 करोगे 125 और 100। अगर 126 लोग, अगर जो 250 लोग हैं, अगर इसमें से अगर 126 लोग अगर एस पे हाथ उठा दिए, तो वो बहुमत, वो साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत,
साधारण बहुमत क्या कहता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो उपस्थित कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। मतदान कितने लोग किए? मान लेते हैं 300 से 250 लोग मतदान किए, और 250 लोग में से अब बहुमत कितना चाहिए होता है? अगर 250 लोग मतदान किए हैं तो 250 में 2 का भागा दो, 125, और उसमें 1 जोड़ दो। अगर 126 लोगों ने उस कानून के पक्ष में अगर हाथ उठा दिया कि हाँ ठीक है करो करो खेलो खेलो, तो वो सदन में क्या हो जाएगा? वो सदन में पारित हो जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी में कुछ नहीं करते, जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से भी जितने लोग ने मतदान किया है उसका हम बहुमत निकाल लेते हैं। बहुमत का मतलब उसमें 2 का भाग के 1 जोड़ देते हैं, तो 126 लोग का क्या हो गया? बहुमत। मान लेते हैं कि 250 की जगह 251 होता, 251/2, ये भी हो सकता है ना पॉइंट में। 251/2 होता तो ये कितना हो जाता? 126.5, यही ना होता। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 100 कितना जोड़ेंगे? इसको हम 126 ही मानेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 127। अगर देखना साथियों, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 है, तो जो पिछली अगर ऐसे 125.4 रहता तो हम इसको 125 ही मानते और ये टोटल 126 होता। ये समान होती है, मतलब जो संख्या होती है वो समान संख्या होती है। लेकिन अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 है ना, तो ये एक संख्या क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। ये एक संख्या आगे हो जाती है। तो ये जो अगर 124.5 है ना, तो यहाँ पे 126 हो जाएगी। 126 + 1, ये टोटल हो जाएगा 127। ये डाउट मन में नहीं रहेगा ना कि सर दशमलव में आ गया तो क्या होगा? दशमलव में आएगा तो ये देख लेंगे। अगर 0.5, 6, 7, 8, 9 है तो एक संख्या आगे हो जाएगी। ठीक है, तो साधारण बहुमत कुछ नहीं होता साथियों। लोकसभा में अगर 543 सदस्य हैं, उपस्थित 300 लोग हैं, मतदान 250 लोग किए, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? 250 में 2 का भागा देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारी हो गई सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, उपस्थित इसको लिख लेना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ये भी लिख लेना अपने ध्यान के लिए एक साइड में। ठीक है, ये हो गई साधारण बहुमत। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रभावी बहुमत क्या होती है। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, और उसके बाद विशेष बहुमत, और लगभग आप कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ जाएंगे। तो एक हो गई, यहाँ पे अब हम हेडिंग देते हैं कौन सा? प्रभावी बहुमत। प्रभावी, इफेक्टिव। प्रभावी बहुमत क्या होता है साथियों? जो साधारण बहुमत था, सिंपल मेजोरिटी था, लगभग बहुत सारे जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, जो भी विधेयक है ना, बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग मान के चलो 80-90% जो बिल होते हैं वो साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी मतलब इफेक्टिव, और उनका इफेक्टिव लोगों का बहुमत। तो प्रभावी बहुमत में क्या होता है? प्रभावी सदस्यों का बहुमत। ये क्या होता है साथियों? ये होता है प्रभावी, इफेक्टिव जो मेंबर है, प्रभावी सदस्यों का बहुमत। अब आप कहोगे सर प्रभावी सदस्य कौन होते हैं? तो यहीं पे समझ लेना कि प्रभावी सदस्य कौन होते हैं, मतलब इफेक्टिव मेंबर लिख लेना। प्रभावी सदस्य कौन होते हैं? प्रभावी सदस्य जो होते हैं, प्रभावी सदस्य जो होते हैं साथियों, कुल सदस्य माइनस, कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। मतलब अगर सदन में 543 मेंबर हैं, उसमें से कुल सदस्य 543 हो गए, उसमें से मान लेते हैं कि 3 ठो रिक्त हैं, 3 लोगों का सीट क्या है? खाली है, 3 लोगों को खाली कर दिया गया है। तो प्रभावी बहुमत कितना होगा? 500, कितना होगा? कुल सदस्य कितने हैं? 543, उसमें से 3 ठो रिक्ति है, तो 540 प्रभावी बहुमत हो गई। अब 540 का बहुमत निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी प्रभावी बहुमत। ठीक है, प्रभावी बहुमत बराबर कुल सदस्य में से रिक्ति, ये होती है आपकी फार्मूला। जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में सदस्य कितने हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 543, और रिक्ति का मतलब साथियों कुछ नहीं होता है। रिक्ति का मतलब क्या होता है? रिक्ति का मतलब अगर कोई मृत्यु हो गया है, जैसे कोई भी सदस्य है उसका मृत्यु हो गया है, किसी भी सदस्य का जो चुनाव था, निर्वाचन था, अगर वो रद्द हो गया है, किसी भी सदस्य का निर्वाचन चुनाव रद्द हो गया है, और किसी भी सदस्य का मृत्यु हो गया है, और किसी भी सदस्य का निर्वाचन रद्द हो गया है, तो हम कहेंगे कि उस सदस्य का जो सदस्य मतलब कि स्थान है वो रिक्त है,
तो उस सदस्य को हम उसमें से घटा देंगे और फिर उसके बाद बहुमत निकालेंगे। तो सदस्य बराबर 530 है और मान लेते हैं रिक्ति जो है, मान लेते हैं रिक्ति कितना है, मान लेते हैं 3 है। तो प्रभावी बहुमत क्या हो जाएगी, इफेक्टिव जो मेजोरिटी होती है वो इफेक्टिव पहले मेंबर निकालते हैं, इफेक्टिव सदस्य, जो प्रभावी जो सदस्य हैं, प्रभावी सदस्य कितने हो जाएंगे 540। अब 540 का बहुमत, 540 का बहुमत कितना होगा 540/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 साते 14 प्लस 1 2 दूनी 4 2 साते 14 271। 271 लोग जिसके पक्ष में दे देंगे वो बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो बिल नहीं पास होगा। ठीक है, तो प्रभावी बहुमत का मतलब साथियों यही होता है कि प्रभावी बहुमत मतलब प्रभावी सदस्यों का बहुमत। प्रभावी सदस्य कौन होते हैं, कुल सदस्य जो होते हैं उसमें से जो रिक्ति होती है, जैसे किसी का मृत्यु हो गया, किसी का निर्वाचन रद्द हो गया, उसको घटा देंगे, तो जो भी सदस्य निकल के आएंगे उनका बहुमत, बहुमत का मतलब बटा 2 प्लस 1, तो जो भी सदस्य होंगे उनको हम प्रभावी बहुमत कहेंगे। ये प्रभावी बहुमत हो गया। अब नेक्स्ट साथियों समझते हैं, लास्ट है अपने हमारे चैप्टर का, एक होता है विशेष बहुमत। ये बहुत, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है साथियों, ये भी लिख लेना। ये जो प्रभावी बहुमत है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी लिखते रहना, बाद में डाउट ना हो कि ये कहाँ होता है। देखो साधारण बहुमत जो लिखे थे उसके नीचे लिख लेना कि लगभग हर एक बिल में साधारण बहुमत का, हर एक कानून में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, इन सब में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रभावी बहुमत का कहाँ होता है, लोकसभा जो है साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है प्लस जो राज्यसभा है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, प्लस विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्लस विधान परिषद। राज्यसभा में साथियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। और जो विधान परिषद होता है ये कहाँ होता है, राज्य में, विधान परिषद, विधान परिषद के कौन, सभापति और उपसभापति। ये जो 8 लोग हैं, ये जो 8 लोग हैं, इनको हटाने में, इनको हटाने में इस बहुमत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रभावी बहुमत का जो प्रयोग होता है साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति, इनको हटाने में साथियों इस जो है मेजोरिटी का प्रयोग होता है। लिख लेना इसको, ये हो गया प्रभावी बहुमत। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत समझते हैं कि विशेष बहुमत क्या है, मतलब कि विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब विशेष बहुमत। क्या हो गया, विशेष बहुमत, बहुमत, ठीक है, बहुमत, विशेष बहुमत, स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब साथियों कुछ नहीं होता, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 2/3 बहुमत, जैसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये हो गया उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे उपस्थित मान लेते हैं कि कुल सदस्य मान लेते हैं कि 543 है, कुल जो सदस्य हैं किसी भी मान लेते हैं लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं
वो है 543 सदस्य हैं। उपस्थित हैं उसमें से, उपस्थित हैं मान लेते हैं 500, मान लेते हैं 500। और मतदान किसने किया, मतदान मान लेते हैं किया 450। तो जो स्पेशल मेजोरिटी होता है साथियों, ये 450 का 2/3, 450 का 2/3 कितना होगा, 300। ये स्पेशल मेजोरिटी होती है। अगर किसी भी बिल के पक्ष में अगर 300 लोग देंगे तो हम कहेंगे कि ये विशेष बहुमत से पारित हुआ है। विशेष बहुमत का मतलब होता है साथियों कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित है 543, मतदान किया 450 ने, और अगर उसका 2/3 हो गया 300, तो हम कहेंगे कि ये स्पेशल मेजोरिटी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। इसका प्रयोग साथियों कहाँ होता है, इस कुल सदस्यों का उपस्थित मतदान करने सदस्यों का प्रयोग, इसका सदस्य जैसे संविधान संशोधन विधेयक में भी होता है और राष्ट्रपति को हटाने में भी प्रयोग होता है। इसमें भी साथियों दो तीन टाइप हैं, उसको हम देख लेते हैं तुरंत फटाफट। जैसे स्पेशल मेजोरिटी, ये हो गया टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी इसको कहते हैं टाइप 1, मतलब जो भी उपस्थित और मतदान करने सदस्यों का 2/3। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया, लिख लेना। विशेष बहुमत टाइप 1 में क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 543 है, 500, 450 और 300, इसका क्या हो गया, विशेष बहुमत। अगर 300 लोगों ने अगर किसी भी बिल के पक्ष में हाँ कर दिया, एस कर दिया, तो वो सदन में पारित हो जाएगा। अगर यहीं पे हम देखते हैं साथियों टाइप 2, अगर यहीं पे नेक्स्ट लिखना टाइप 2, यहाँ पे क्या होगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो जो कुल सदस्य के आधे से कम ना हो। ठीक है, टाइप 2 जो विशेष बहुमत की होती है, उसमें क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल सदस्य के आधे से कम ना हो। मतलब कि कुल सदस्य कितना थे, जो कुल सदस्य थे साथियों, कुल सदस्य कितना थे, मान लेते हैं 543, तो आधा इसका कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 272, 272 ही होगा ना, हाँ 272 इसका आधा हो गया। कुल सदस्य 543, इसका आधा 272। ये कह रहा है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मतदान उपस्थित थे कितना, 500, उपस्थित कितना थे 500, मतदान किया 450 ने, मेजोरिटी कितना निकल के आई, 300। ये देखना होगा कि ये कुल के आधे से कम ना हो, 272 से तो कम नहीं है, इसका मतलब ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर यही 272 से कम होता ना तो नहीं पास होता, भले से वो 2/3 होता, भले से, जैसे मान लेते हैं कि 450 उपस्थित हैं, मान लेते हैं कि अगर 450 उपस्थित हैं और मतदान किया है मान लेते हैं 360 लोगों ने, मान लेते हैं 360 लोगों ने। अब 360 का अगर 2/3 निकालोगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 240। ये 272 से तो कम है, 360 का अगर 2/3 निकालोगे 240, ये तो 272 से कम है, तो ये बिल क्या होगा, पास नहीं होगा। तो जो सिंपल मेजोरिटी टाइप 2 अरे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 है साथियों, ये कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य के आधे से कम ना हो। जैसे कुल सदस्य 543 है, इसका आधा 272 है, तो उपस्थित अगर 500 है, मतदान 450 किए हैं, तो 300। ये देखोगे कि आधा से कम तो नहीं है, कहोगे नहीं सर 272 और 300, इसमें तो 28 का अंतर है, 28 का अंतर है, तो कहोगे सर ठीक है पास है। अगर वहीं उपस्थित 450 होते, मतदान 360 लोगों करते, तो 240 होता, कहोगे सर 2/3 तो किए हैं, स्पेशल बहुमत से तो किए हैं, लेकिन ये कुल के आधे से कम है, तो मतलब ये बिल नहीं पास होगा। ये कहाँ होता है प्रयोग साथियों, इसका प्रयोग होता है संविधान संशोधन विधेयक में। टाइप 2 में लिख लेना, इसका जो प्रयोग होता है साथियों, ये कहाँ होता है, संविधान, अगर संविधान को संशोधन करना है, संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक में कौन से प्रयोग होता है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। समझ में आ गया, मिटा दे इसको, ये एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लेना। ये बिल पारित नहीं होगा और वो पारित हो जाएगा, क्योंकि ये आधे से कम है, ये आधे से अधिक है। यहाँ पे टाइप 3 में क्या होता है साथियों, ये लिख लेना, संविधान संशोधन विधेयक में इसका प्रयोग होता है, टाइप 2 हो गया।
टाइप 3 में क्या होता है साथियों, टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 में कुछ नहीं होता। टाइप 3 का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, कुल सदस्यों का, जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, बस खत्म बात। जितने भी सदस्य हैं, जैसे अगर कुल सदस्य 543 हैं तो इसका 2/3, 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, देखो जोड़ो, 3 एकम 3, 2, 3 आठे 24 और 3 एकम 3, 181, और 181 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16 की छान लगा ले, 2 एकम 2 1 3, 362 लोग अगर इस पे विधेयक पे अगर कम से मतलब कि उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, कुल सदस्यों का 2/3, कुल सदस्य 543 है, इनका 2/3, 362 लोग चाहिए, अगर चाहिए तो चाहिए, बस खत्म बात। एक इसका प्रयोग सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ, राष्ट्रपति के महाभियोग पर। कहाँ होता है, राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति को हटाने संबंधित अगर प्रस्ताव आएगा तो हम इस टाइप के प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले देखा सरकार क्या होती है, सरकार के अंग और सरकार का गठन, ये देखा। संविधान क्या होता है, ये भी देखा। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, संविधान शासन प्रशासन को संचालित करता है, संविधान जो है शक्ति का मानचित्र होता है, और संविधान जो है साथियों, संविधान शक्ति का मानचित्र होता है, और संविधान जो है हमारे देश की सर्वोच्च विधि होता है, ये हमने देखा। फिर संविधान के कार्य पे गए, संविधान क्या क्या कार्य करती है हमने वो देखा। फिर हमने देखा कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, हमने उसको वहां एक एक करके देख लिया। तो उसके बाद हम लोग आए कि संविधान को कैसे कैसे डिवाइड किया गया, किस किस कैसे कैसे उसको बांटा गया है, क्लास सब क्लास, ये सब सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने बहुमत के प्रकार और बहुमत क्या होता है, हमने ये सारी चीजें देखी। साथियों ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये आपके मतलब कि जो आप आगे जो पढ़ेंगे ना, इसके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आप इतना सारा अगर नॉलेज ले लिए ना, अगर आपको ये सब सारी चीजें बेसिक चीजें अगर पता हो गई तो अब आप आराम से कोई चीज पढ़ पाएंगे और आराम से उस चीज को समझ पाएंगे। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने तैयारी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। साथियों आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए साथियों, एग्जाम निकालिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना फ्यूचर संवारिए साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।